डेट आज 6 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले ये एग्जाम्पल हैं जो आप एथिक्स या एसए के पेपर में यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल है, यूपी की गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है विजयनगर, वहाँ पे एक एसएचओ हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर, जिनका नाम है अनीता चौहान। इन्होंने एक यूथ की जान बचाई। वो फेसबुक पे लाइव था एक आदमी और सुसाइड करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन इन्होंने उससे फ़ोन पे 10 मिनट बात की और उसकी काउंसलिंग की। देखो, ये पहली महिला एसएचओ हैं विजयनगर में जिनके पास कोई काउंसलिंग का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि वो मेंटली इल पीपल जो होते हैं, दिमाग की हालत जिनकी ख़राब होती है, काउंसलिंग करते हैं, जिनको साइकोलॉजी की नॉलेज होती है, ऐसी कोई इन्हें नॉलेज नहीं थी। लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी कॉमन सेंस को यूज करके, काइंडनेस, दयालुता को यूज करके, एम्पैथी, समानुभूति को यूज करके इन्होंने उसकी जान बचा ली। ये बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर में थे उस टाइम पे जब यूथ अपनी लाइफ को एंड करने जा रहा था, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इस इंसिडेंट से, इस घटना से क्या क्या एथिकल वैल्यूज सीखी जा सकती हैं। पहला है एम्पैथी एंड कंपैशन, यानी कि जो उन्होंने एक आदमी के प्रति, जो इमोशनल स्टेट में था एक आदमी, उसके प्रति एम्पैथी और कंपैशन दिखाया, ये इससे सीखा जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई कि सुसाइड को रोकना है। कमिटमेंट दिखाई, वचनबद्धता दिखाई उन्होंने इस एग्जाम्पल में, और लीडरशिप शो की उन्होंने। देखो, अचानक से जब कोई सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम पे कोई बंदा लीडरशिप ले कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो एक तरह से इन्होंने लीडरशिप दिखाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखो, दो सिविल सर्वेंट हैं। एक है शिवम त्यागी, ये है इंडियन पोस्टल सर्विस में है। आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम जो देते हैं 24 सर्विस होती हैं, उनमें से एक इंडियन पोस्टल सर्विस होती है। तो इंडियन पोस्टल सर्विस में ऑफिसर है शिवम त्यागी, और एक आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, आर नायर। ये गर्ल हैं और ये बॉय हैं शिवम त्यागी। इन दोनों ने मैरिज की अभी। तो मैरिज के दौरान इन्होंने, देखो, कोई एक्स्ट्रा जो खर्च होता है कुछ भी नहीं किया, कुछ ऐसा एक्सपेंसेस नहीं किया। इन्होंने क्या काम किया उस पैसे से जो बचाए? इन्होंने कहा कि हम जो ऑर्फनेज में, यानी कि अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं, 20 बच्चों को, यानी कि 20 बच्चों का इन्होंने एजुकेशन का खर्चा उठाया कि उनका जीवन भर का खर्चा ये उठाएंगे। यानी कि अपनी मैरिज में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसे बचा के इन्होंने 20 बच्चों की लाइफ का सही करने के लिए, यानी कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये कदम उठाया। तो इससे, इस इंसिडेंट से क्या क्या एथिकल वैल्यूज सीखी जा सकती हैं। पहला, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि ऐसे पीपल, ऐसे पर्सन जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जिम्मेदारी उठाई। नेक्स्ट सीख सकते हैं एम्पैथी, यानी कि समानुभूति। अनाथ बच्चों के दुख के प्रति इन्होंने समानुभूति दिखाई। कम्युनिटी, यानी कि समुदाय, ऐसा समुदाय जो अपनी हेल्प कुछ नहीं कर सकता, तो एक समाज में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए इन्होंने ये क्वालिटी दिखाई। नेक्स्ट है जेनरोसिटी, यानी कि एक तरह से दयालुता इन्होंने शो की, अपनी वेडिंग में फंड को बचा के और ऑर्फन्स के एजुकेशन पे खर्च करने के लिए जेनरोसिटी दिखाई, दयालुता दिखाई। नेक्स्ट है अल्टूरिज्म, अल्टूरिज्म का मतलब है परोपकारिता, यानी कि इन्होंने दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के अपना जो सेल्फ है वो त्याग के, यानी कि सेल्फलेस सर्विस इन्होंने एक तरह से प्रोवाइड की है। फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल के बजट में ये अनाउंस की है स्कीम। इस स्कीम में जो पहले लिमिट थी वो उसको इंक्रीज कर दिया है, जैसा इसके नाम में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। यानी कि देखो, जो पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा करते हैं, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो ना, उसमें एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट, इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी होता है। पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कर सकते हो, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, इतने साल के लिए, मान लो 5 साल के लिए। उसके बाद आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर ब्याज मिलेगा, और 5 साल में या जितने साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, उस साल में आप ले सकते हो। तो ये जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम थी, इसकी जो लिमिट थी इसको इंक्रीज कर दिया। पहले इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल अगर सिंगल अकाउंट खुलवाता है तो 4.5 लाख तक की डिपॉजिट कर सकता था, ये बढ़ा के 9 लाख कर दी। और अगर कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाता है पोस्ट ऑफिस में, जॉइंट अकाउंट, यानी कि मान लो एक या एक से ज़्यादा 2 आदमी या 3 आदमी मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं,
तो उसकी लिमिट 9 लाख थी जो बढ़ा के 15 लाख कर दिए। तो ये लिमिट आपको याद रखनी है, सिंगल के लिए अब 9 लाख है और जॉइंट के लिए 15 लाख है। तो गवर्नमेंट की एक तरह से स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जिसमें कोई इन्वेस्टर निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है और हर महीने उसे मिल सकता है स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि उस पर इंटरेस्ट जैसे मिलता है। मान लो किसी ने 15 लाख जमा कर दिए और मान लो इस पर 8% या 10% का गवर्नमेंट मान लो देती है इस पर फ़ायदा, तो 10% के हिसाब से 15 लाख पे कितना आ जाएगा आपको, वो मंथली के हिसाब से दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, कौन कौन इसमें ये स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है? कोई भी इंडिया का रेजिडेंट हो वो कर सकता है, इंडिया में रहता हो, लेकिन वो एनआरआई ना हो, उसके लिए नहीं है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन ना हो। नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब है कि अगर वो इंडिया से 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है तो उसे डिक्लेयर कर देते हैं एनआरआई। कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी उम्र 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, 10 साल से नीचे के बच्चे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इसमें देखो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जॉइंट जो अकाउंट खुलवाते हैं वो 3 इंडिविजुअल हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक तो है ही सिंगल जो अकाउंट खुलवाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का, 5 साल के लिए जमा होती है। 5 साल के बाद उनका जो, जैसे मान लो किसी ने 9 लाख जमा करवाए हैं तो 5 साल के बाद उसे वापस मिल जाएंगे। तो ये लिमिट इंक्रीज कर दिया अभी 4.5 से 9, और 9 लाख जो जॉइंट अकाउंट की थी वो 15 लाख कर दिए इस साल के बजट में। लॉक इन पीरियड यानी कि वही आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का, 5 साल से पहले आप इसमें से पैसा विदड्रॉ नहीं कर सकते जो आपने जमा किया है, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। क्या ट्रांसफरेबल है ये? हाँ, अगर मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, एक डिस्ट्रिक्ट से आपने दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हो अकाउंट को, ये ट्रांसफ़र हो सकता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। प्री मैच्योर विदड्रॉल, या मान लो देखो जैसे इसका 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, उससे पहले निकाल सकते हैं पैसा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, लेकिन पेनल्टी लगेगी उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कुछ आपको पैसा दंड की तरह देना पड़ेगा। क्या जो इससे आपको इनकम मिलती है वो टैक्सेबल है? टैक्स लगे क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा, टैक्स डिडक्शन नहीं होगा जो आपको इस पर इनकम मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ओरेंग नेशनल पार्क। ये सिर्फ प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर की डेथ हो गई, रॉयल बंगाल टाइगर की। कहाँ पे है ये, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। असम में है ये, असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे बना हुआ है ये ओरेंग नेशनल पार्क। 1985 में सेंचुरी डिक्लेयर किया था और नेशनल पार्क 1999 में इसको डिक्लेयर कर दिया था। इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो 1 हॉर्न्ड राइनोस हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे बोलते हैं इनको, बहुत बार देखे हमने एक सींग वाले गैंडे। तो ये 1 हॉर्न्ड राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें भी ओरेंग नेशनल पार्क में भी इनकी पॉपुलेशन मिलती है 1 हॉर्न्ड राइनो की, इसलिए इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ओरेंग नेशनल पार्क को भी। यहाँ पे मार्सेज है, यानी कि दलदल है, स्ट्रीम रिवर है, ग्रासलैंड है यहाँ पे इस ओरेंग नेशनल पार्क में। और इसे 2016 में टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया था इंडिया ने। इसमें और क्या क्या फोना पाए जाते हैं, यानी कि इसमें बर्ड या एनिमल स्पीसीज कौन कौन से मिलते हैं? राइनोसोरोज हमने देखे, यानी कि राइनो 1 हॉर्न राइनो एक सींग वाले गैंडे। टाइगर मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं यहाँ पे, हॉग डियर मिलते हैं, यानी कि हॉग डियर आप जानते हो क्या होता है। वाइल्ड पिग मिलता है, जंगली सूअर। सीवेट कैट मिलती है, एक बिल्ली की प्रकार है। हॉग डियर एक हिरन का ही एक टाइप है। और 1 हॉर्न राइनोज ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछता ही है यूपीएससी हर साल। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए डब्ल्यूएचओ की एक कमेटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी है, उसने ये कुछ रिसर्च की, सर्वे की, उसने पाया कि वर्ल्ड में जो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो हैं उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होने का रिस्क है। तो ये क्या है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस? देखो पोलियो तो आप जानते हो क्या होता है पोलियो, आपने बचपन में 2 बूंद जिंदगी की सबने पी होंगी, जो ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं उसको। मुंह के द्वारा, आपके द्वारा मुंह के द्वारा उसे वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, तो उसे ही ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। तो वो दी जाती है ताकि आपको पोलियो वायरस से अफेक्ट ना कर सके। पोलियो वायरस जब हो जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को
अफेक्ट करता है बॉडी में, और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने के बाद बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस यानी कि किसी का हाथ खराब हो जाएगा, पैर खराब हो जाएगा, या बॉडी खराब हो जाएगी आदि, मुंह खराब हो जाएगा, एक तरह से लकवा मारना जिसे बोलते हैं, लकवा मार जाता है। तो इस वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है पोलियो वायरस। तो ये पोलियो वायरस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है बचपन में 5 साल तक बच्चे को। तो ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती है? ये वैक्सीन बनाई जाती है जो पोलियो वायरस है ना, पोलियो वायरस, ये वायरस ही लिया जाता है, और ये वायरस लेने के बाद इस वायरस को कमज़ोर किया जाता है, इसको पीटा जाता है एक तरह से, ये समझ लो। इसको इतना कमज़ोर कर देंगे कि इसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि ये बॉडी में अगर जाए, ये बॉडी में जाए तो नुकसान पहुंचा सके, इतनी इसमें ताकत नहीं रहेगी। तो वीक वायरस कर ले लेते हैं हम, पोलियो वायरस को ही ले लेते हैं, वीक वायरस। अब इस वायरस को वैक्सीन में मिला के, यानी कि इसी वायरस से वैक्सीन बना दी हमने पोलियो वायरस से, क्योंकि ये वीक कर दिया। अब ये पिलाया बच्चों को, 2 बूंद जिंदगी की जो डाली मुंह में पिलाया, अब ये बॉडी में चला गया, यही पोलियो वायरस ही जा रहा है, लेकिन वीक फॉर्म है, कमज़ोर है, वो ताकतवर नहीं है। तो अब ये जब बॉडी में जाएगा, बॉडी में इंटेस्टाइन में जाएगा, आंतों में, तो वहाँ पे ये जाके बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकेगा, लेकिन बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको एक तरह से स्टूमुलेट कर देगा उसको, यानी कि बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट शुरू हो जाएंगी। एंटीबॉडी होती हैं जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से वायरस वगैरह आता है, उसको मारने का काम करती हैं, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगी, यानी कि जो ये वायरस गया वीक फॉर्म में, कमज़ोर फॉर्म में, इसको पहचान लेगी हमारी एंटीबॉडी और इसको कमज़ोर और कर देंगी। अब हमारी एंटीबॉडी को इन्फॉर्मेशन आ गई, स्टोर हो गई एक तरह से, ये इसमें स्टोर हो गई, जमा हो गई इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई फ्यूचर में ऐसा वायरस आता है तो ये एंटीबॉडी पहचान लेगी, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन चुकी है। तो फ्यूचर में अगर पोलियो वायरस आएगा तो उससे पोलियो वायरस को ये ख़त्म कर देंगे, यानी कि होगा ही नहीं, फिर पोलियो वायरस से कोई नुकसान होगा नहीं। तो इस तरह से काम करती है वैक्सीन। तो जब ये वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, तो ये वायरस तो गया ना हमारी बॉडी में, यानी कि पोलियो, क्या बोल रहा है ये, पोलियो वायरस तो गया ना बॉडी में। तो ये जब पोलियो वायरस गया बॉडी में, अब ये वायरस क्या करता है, कभी कभी हमारी एंटीबॉडी इतना जनरेट नहीं हो पाती किसी किसी की बॉडी में, और उस वजह से ये पोलियो वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। म्यूटेट का मतलब क्या होता है? म्यूटेट का मतलब एक तरह से समझ लो चेंज कर लेता है अपने आप में, म्यूटेट, MUTATE, म्यूटेट कर लेता है अपने आप को और दूसरी फॉर्म बना लेता है, और फिर हमारी एंटीबॉडी लड़ नहीं पाती इससे, और फिर हमारे नर्वस सिस्टम को ये अटैक कर देता है, और नर्वस सिस्टम को अटैक कर देता है, फिर पैरालिसिस हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, यानी कि वैक्सीन की वजह से पोलियो वायरस हुआ, ये पहले नहीं था बॉडी में। जब वैक्सीन दी तो वो वायरस, वीक वायरस हमारी बॉडी में गया, लेकिन हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय वैक्सीन, उसकी वजह से नुकसान हो गया, पोलियो वायरस हो गया, और जिसका नाम रखा वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, क्योंकि इसने अपने आप को चेंज कर लिया, दूसरी फॉर्म बना ली इस पोलियो वायरस ने। तो इसी को बोलते हैं वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। तो कैसे कैसे वो सारी स्टोरी हमने जानी। तो पोलियो क्या है? एक वायरस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है हमारी बॉडी में। ये 3 टाइप के होते हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3। देखो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इन वायरस में जेनेटिक डिफरेंस होता है इन वायरस में थोड़ा थोड़ा, और ये उसी वजह से नुकसान कम ज़्यादा पहुंचाती है। लेकिन इनको तीनों वायरस ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इनको इरेडिकेट करने के लिए कदम उठा रखा है वर्ल्ड वाइड भी, WHO ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी। और कैसे ट्रांसमिट होता है ये? और देखो हमारे इंडिया से पोलियो वायरस इरेडिकेट हो चुका है, हमारे इंडिया से। ट्रांसमिट कैसे होता है ये? पर्सन टू पर्सन हो सकता है वायरस, जैसे मान लो फीकल ओरल रूट से, या फिर आपने मान लो कोई कंटेमिनेटेड दूषित खराब पानी या भोजन खाया, उससे हो सकता है, और जाके ये हमारी इंटेस्टाइन को, आंतों में ये चला जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगता है और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से लकवा मार जाता है एक तरह से। सबसे ज़्यादा ये 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रभावित करता है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक तो वो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती हैं, और एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, इंजेक्शन लगाया जाता है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो दी जाती है, उसकी डोज प्राइमरी 3 डोज दी जाती हैं जब बच्चा 6 वीक का होता है, फिर 10 वीक का हो जाता है, तब जब 14 वीक का हो जाता है तो 3 प्राइमरी डोज दी जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती हैं।
फिर उसके बाद 16 से 24 मंथ का हो जाता है तब बूस्टर डोज दी जाती है और उसके बाद फिर 5 साल तक उसे पिलाते रहते हैं। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है जो, ये इंजेक्शन लगाया जाता है जब देखो बच्चे को थर्ड डोज दी जाती है ना डीपीटी की। डीपीटी एक वैक्सीन है डिप्थेरिया, परश्यूसिस और टेटनस, इस 3 बीमारियों के लिए जो वैक्सीन दी जाती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ये इंडिया ने चला रखा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं। डिप्थेरिया, परश्यूसिस, टेटनस, टीबी वगैरह की वैक्सीन लगाई जाती हैं। जब उनके साथ थर्ड डोज दी जाती है जब डीपीटी की, उनके साथ ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी एडिशनल डोज दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली न्यूज में इसलिए एक एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट, समझौता साइन किया। किस किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो सहयोग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाबार्ड और कॉमन सर्विस सेंटर, इन सब ने मिलके ये एमओयू साइन किया है। किस लिए साइन किया है? देखो आपको ये तो पता है ना कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाते हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, इसलिए ताकि देखो हर किसी के घर में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर में कोई भी, आप मान लो आप भी कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हो, खोल सकते हो गवर्नमेंट से परमिशन लेके, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। तो आपने कॉमन सर्विस सेंटर खोल लिया, इन पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की। जैसे मान लो आपको आधार कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड तो ऑफिस में ही जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अप्लाई करना हो ऑनलाइन, या मान लो और कोई जैसे डिजिटली जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो किसी को, तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट अप्लाई करने होते हैं डिजिटली ऑनलाइन, तो यहाँ पे किए जा सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर में। तो जिस तरह की डिजिटल सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह की सर्विस ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनमें भी क्रेडिट सोसाइटी हैं जो, ये भी देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही काम करती है ये भी। तो जिस तरह की जो सीएससी सेंटर हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर, इनमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इस तरह की इन पैक्स में भी प्रोवाइड की जाएँ, इसके लिए ये एमओयू साइन किया है। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होगी? देखो जो इसका मेन टारगेट है पैक्स का, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का, कोऑपरेटिव की तरह काम करती हैं जो ये सहकार से समृद्धि को प्रमोट करेंगी, यानी कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास लेके आएंगी, डेवलपमेंट लेके आएंगी और 20 से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगी, यानी कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करेंगी। और 50% जो पॉपुलेशन है वो कोऑपरेटिव्स पे निर्भर है हमारी कंट्री की, तो इस तरह से उन पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन की सहायता करेंगे। पैक्स क्या होती हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये देखो विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन ही है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही काम करते हैं। 10 या 10 से ज़्यादा लोग मिल के बना सकते हैं। मान लो आप बनाना चाहो कोऑपरेटिव ये सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो आ सकते हो, 10 लोग मिल के आओ, बना लो, गवर्नमेंट से परमिशन लो, तो ये चला सकते हैं। काम क्या करते हैं? ये बैंक की तरह काम करते हैं। जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हो, लोन ले सकते हो, उसी तरह से रूरल एरियाज़ में देते हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर होता है पैक्स का। एक तो स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और फिर एक रूरल विलेज लेवल पे जिसका नाम होता है पैक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं उसे। बैंक की तरह ही काम करते हैं, यानी कि डिपॉजिट लेते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। और हमारे देश में लगभग 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बनी हुई है। ये बजट जो 2023 का अभी अनाउंस किया, उसमें 2 लाख पैक्स आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में सेटअप किए जाएंगे, यानी कि हर एक पंचायत में कम से कम एक मल्टीपर्पज़ पैक्स हो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो, ऐसा लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया। जो पैक्स है ना, ये बात याद रखनी है, जैसे पैक्स है रूरल एरियाज़ में, ऐसे अर्बन एरियाज़ में अर्बन कोऑपरेटिव होती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वो देखो 1966 तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना जो 1949 का, उसके अंदर नहीं आती थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो 1949 का,
उसके अंदर नहीं आती थी। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1966 में इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो, इसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, और फिर इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लाया गया और इन्हें आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है फिर। लेकिन जो ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती हैं, लेकिन जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इसके अंदर नहीं आती, इससे आउटसाइड है। तो फिर किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बना हुआ है उसके अंदर आती हैं ये। तो ये याद रखना है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आती पैक्स, और इन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं ये हम ऊपर समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस क्लब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है और ये क्रेडिटर है एक तरह से। इसमें कुछ कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करती हैं और क्रेडिटर का काम करते हैं। क्रेडिटर का मतलब लोन देने का काम करते हैं। अभी इन्होंने देखो श्रीलंका में, आपको पता है वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वित्तीय संकट, श्रीलंका डेट में, कर्ज में डूबा हुआ है, तो आईएमएफ इसको मदद कर रहा है। तो आईएमएफ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं पेरिस क्लब। पेरिस क्लब कर रहा है आईएमएफ की मदद। आईएमएफ क्या आप जानते हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम करती है और मॉनेटरी कोऑपरेशन का काम करती है कंट्रीज़ के बीच में। यानी कि अगर किसी देश में संकट आ जाता है, वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आईएमएफ से लोन लेने जाता है वो, जैसे इंडिया गया था 1991 में। तो ये आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है। तो पेरिस क्लब है जो, पेरिस क्लब आईएमएफ को मदद देगा, जो आईएमएफ मदद दे रहा है श्रीलंका को। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, आर्थिक संकट आया, किस वजह से आया है? देखो श्रीलंका पे डेट बहुत ज़्यादा हो गया, कर्जा, क्योंकि इसका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट तो कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहा है लेकिन एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है, यानी कि डॉलर नहीं कमा पा रहा। डॉलर नहीं कमा पा रहा तो इसका फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कम हो गया, यानी कि जो विदेशी भंडार होता है, विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया, डॉलर वगैरह कम हो गए इसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो पड़ गई और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है श्रीलंका में। पेरिस क्लब क्या है? ये 1956 में बनाया गया था। पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है जो पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है और इसमें क्रेडिटर कंट्रीज़ हैं जो एक साथ आती हैं और लोन प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई कंट्री मान लो अगर वो डेट में डूबी हुई है, कर्ज में डूबी हुई है, उसको कर्ज से बाहर निकालना। 22 परमानेंट मेंबर हैं इसके, वो 22 हैं सारे के सारे ओईसीडी के मेंबर हैं। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये देखो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं मेंबर, 1960s में बनाई गई थी ये, 1960 में। और इसमें यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ये कंट्री आती हैं, एक दूसरी कंट्री की साथ देती हैं। और इसमें वो कंट्री हैं जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं और मार्केट इकोनॉमी को फैसिलिटेट करती हैं। मार्केट इकोनॉमी का मतलब जिनकी जो इकोनॉमी है जो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करती हैं ओईसीडी कंट्री। तो ओईसीडी कंट्री के जो 22 मेंबर हैं, ओईसीडी में तो ज़्यादा मेंबर हैं लेकिन इसके 22 मेंबर निकल के 22 मेंबर ने मिलकर एक पेरिस क्लब बनाया हुआ है जो सहायता करते हैं। इंडिया, चाइना क्या इसके मेंबर हैं? देखो इंडिया, चाइना ओईसीडी के मेंबर नहीं है तो पेरिस क्लब के मेंबर नहीं है, दोनों के मेंबर नहीं है, इंडिया और चाइना। लेकिन इंडिया देखो पेरिस क्लब का अडॉक पार्टिसिपेंट है। अडॉक पार्टिसिपेंट का मतलब इसकी मीटिंग में कभी कभार पार्टिसिपेट कर लेता है इंडिया जब ये बुलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या है? स्पेस डेब्रिज जानते हो आप? स्पेस डेब्रिज क्या होता है? स्पेस डेब्रिज, स्पेस का मतलब आसमान, ये दिख रहे हैं आपके तारे वारे बने हुए इधर, और एक बड़ा करके दिखाऊं आपको, बड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा, स्पेस तो आप जानते हो आसमान, और डेब्रिज का मतलब होता है कचरा। देखो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर आपको पता है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी वजह से आप बहुत सारे कम्युनिकेशन वर्क कर पाते हो, जैसे फ़ोन कर पाते हो। तो ये सैटेलाइट चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट की कोई उम्र भी होती है ना, एज भी होती है ना कि इतने साल तक काम करेगा। तो एक एज के बाद ये डीफंक होता है,
डिफंक का मतलब फंक्शन करना बंद कर देता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि आसमान में एक भेजो किसी को और इस जो सैटेलाइट घूम रहा है इसको पकड़ के ले आए अर्थ पे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो अब ये जो है डी फंक्शन हो गया, सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, मान लो किसी और ऑब्जेक्ट से टकरा गया, टूट गया, इसके टुकड़े हैं, या मान लो जब ये सैटेलाइट भेजा था रॉकेट से, वो रॉकेट टूटा, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जो कचरा था वो आसमान में रह गया, वो चारों ओर अर्थ के घूम रहा है, इधर उधर एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। अब जो ये बचा है कचरा, ये सब माना जाता है स्पेस डेब्रिस। अब ये स्पेस डेब्रिस है ना जो, अब ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, आसमान में एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, लेकिन और भी ऐसे सैटेलाइट भी तो हैं जो काम कर रहे हैं। अब उनके कम्युनिकेशन के बीच में आ जाता है ये, अच्छे से कम्युनिकेशन कभी कभी नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन सही से काम नहीं कर पाती है, और जब कम्युनिकेशन सही से काम नहीं कर पाती है उसी कंडीशन को बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। तो समझ आ गया, यानी कि जो अर्थ में स्पेस डेब्रिस हैं वो सैटेलाइट को अच्छे से यूज करने से प्रिवेंट करते हैं, जो अर्थ के ऑर्बिट में ही अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, जो स्पेस डेब्रिस से कचरा है। तो ये सिनेरियो, ये कंडीशन कहलाती है केसलर सिंड्रोम। तो स्पेस डेब्रिस को हटाने के लिए क्या कोई मेजर लिए, क्या कोई कदम उठाएं, बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे भी उठाएं, इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया ने भी उठाएं। ग्लोबल लेवल पे देखें तो हम एक नासा का स्पेस डेब्रिस सेंसर ऑर्बिट है, मतलब स्पेस डेब्रिस सेंसर है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है ये। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप जानते हो क्या है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, आप पढ़ सकते हो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके। एक रिमूव डेब्रिस सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, डी ऑर्बिट मिशन चलाया हुआ है ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया के लेवल पे देखें तो इंडिया ने देखो, इसरो ने नेत्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट इसरो ने किया था, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये नेत्र ऑब्जेक्ट यही है कि जो स्पेस में डेब्रिस है उसको हटाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक इसरो ने देखो एक चलाया हुआ है सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट 2022 में, ये भी मॉनिटर करता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वजह से थ्रेट हो सकती है, यानी कि जो कोलाइड कर सकते हैं सैटेलाइट वगैरह से, तो ऐसे स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करता रहता है ये सिस्टम। यही टॉपिक थे आज के।